नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही जरूरी कानूनी कवच के बारे में, जिसे भजनलाल गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। ये वो नियम हैं जो किसी को भी झूठे और परेशान करने वाले मुकदमों से बचाते हैं। तो चलिए इस सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि अगर कोई किसी के खिलाफ पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस केस कर दे तो उसे कौन बचाएगा? हमारे सिस्टम में आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है जो इस तरह के कानूनी मिसयूज को रोकती है? देखिए, कानून तो हमारी रक्षा के लिए बना है, लेकिन कभी-कभी लोग इसे बदला लेने, किसी को तंग करने या अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी को कहते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, यानी दुर्भावना से किया गया मुकदमा। और इसी बड़ी समस्या का समाधान आया 1992 में। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बहुत ही मजबूत ढाल तैयार कर दी। आज हम उसी को समझने वाले हैं। जी हाँ, ये है उस ऐतिहासिक केस का नाम जिसने सब कुछ बदल दिया। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। ये फैसला इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक मील का पत्थर माना जाता है। तो इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या? उन्होंने 7 खास गाइडलाइंस तय की। इसे एक तरह का जुडिशियल टूलकिट समझ सकते हैं। हाई कोर्ट्स इसी टूलकिट का इस्तेमाल करके ये तय कर सकते हैं कि क्या किसी एफआईआर या क्रिमिनल केस को शुरू में ही रद्द कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो एक लंबी, थका देने वाली कानूनी लड़ाई बन जाए। अच्छा, इन 7 गाइडलाइंस की गहराई में जाने से पहले आइए इनका मेन मकसद समझ लेते हैं। इनका एक ही लक्ष्य है, क्रिमिनल लॉ का गलत इस्तेमाल रोकना, लोगों को बेबुनियाद केसों से बचाना और ये पक्का करना कि कानून का इस्तेमाल किसी के बुरे इरादों को पूरा करने के लिए ना हो। चलिए अब गाइडलाइंस के पहले ग्रुप पर आते हैं। ये उन मामलों के बारे में है जो अपनी शुरुआत से ही, मतलब कागज पर ही, इतने कमजोर या खामियों से भरे होते हैं कि उन्हें पहली नजर में ही खारिज किया जा सकता है। पहली गाइडलाइन बहुत सीधी और साफ है। ये कहती है कि अगर एफआईआर में लगाए गए आरोपों को अक्षरशः सच भी मान लिया जाए, तब भी वो कानून की नज़र में कोई अपराध ही नहीं बनाते, तो उस एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए। तो कोर्ट यहाँ एक सिंपल सा टेस्ट करती है। वो पूछती है, क्या शिकायत में लिखी गई कहानी उस अपराध की कानूनी परिभाषा से मेल खाती है जिसका आरोप लगाया गया है? अगर जवाब ना है तो मामला वहीं खत्म। ये हमें दूसरी गाइडलाइन पर लाता है जो कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल अपराधों के फर्क पर आधारित है। देखिए, कॉग्निजिबल अपराध वो गंभीर अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। गाइडलाइन कहती है कि अगर एफआईआर में सिर्फ नॉन कॉग्निजिबल अपराध का जिक्र है तो पुलिस मैजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना जांच शुरू ही नहीं कर सकती। अब आते हैं एक और बहुत दिलचस्प गाइडलाइन पर। ये उन आरोपों से जुड़ी है जिन पर यकीन करना ही मुश्किल हो, जो बिल्कुल अविश्वसनीय और बेतुके लगें। तो कोर्ट यहाँ क्या देखती है? वो ये देखती है कि क्या आरोप इतने बेतुके या अतार्किक हैं कि कॉमन सेंस के हिसाब से हो ही नहीं सकते। वो किसी क्रिमिनल केस का आधार नहीं बन सकते। आखिरकार कानून कल्पना पर तो नहीं चल सकता। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई ये दावा करता है कि एक ही इंसान ने ठीक एक ही वक्त पर दिल्ली और जयपुर दोनों जगहों पर अपराध किया है। ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल है। बस इसी तरह के आरोपों को स्वाभाविक रूप से असंभव कहा जाता है। अब हम गाइडलाइंस के दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। ये वो गाइडलाइंस हैं जो कोर्ट को सिर्फ शिकायत के शब्दों से आगे बढ़कर केस के पीछे छिपे असल और बुरे इरादों को देखने की ताकत देती हैं। ये गाइडलाइंस सीधे सीधे उन मामलों पर चोट करती हैं जो न्याय पाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ किसी को परेशान करने या बदला लेने के इरादे से फाइल किए गए हैं। तो सवाल ये है कि कोर्ट इन बुरे इरादों को पहचानती कैसे है? खैर, वो ये देखती है कि कहीं मामला पर्सनल बदला लेने के लिए तो नहीं है, या कोई पॉलिटिकल दुश्मनी तो नहीं निकाली जा रही, या फिर बिजनेस में कंपटीशन की वजह से या किसी सिविल मामले में दबाव बनाने के लिए तो केस नहीं किया गया है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। कई बार लोग अपने सिविल झगड़ों जैसे पैसों के लेन देन या प्रॉपर्टी के विवाद को जानबूझकर क्रिमिनल केस का रंग देने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि सामने वाले पर दबाव बना सकें। ये गाइडलाइन इसी प्रैक्टिस को रोकती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है लोन न चुका पाना। ये आम तौर पर एक सिविल मामला होता है।
इसे धोखाधड़ी का क्रिमिनल केस तभी बनाया जा सकता है जब ये साफ साफ साबित हो कि लोन लेते समय ही नीयत खराब थी और चुकाने का कोई इरादा ही नहीं था। चलिए, अब आखिरी कैटेगरी पर आते हैं, जो एक ऐसी गाइडलाइन पर फोकस करती है जो कानूनी प्रक्रिया में एक जरूरी स्टॉप साइन की तरह काम करती है। ये गाइडलाइन प्रोसीजरल सेफ्टी के बारे में है, जैसे किसी सरकारी कर्मचारी पर उसकी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान किए गए किसी काम के लिए मुकदमा चलाने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर ये मंजूरी, जिसे सैंक्शन कहते हैं, नहीं ली गई है तो मामला वहीं रुक जाता है। ये एक तरह की कानूनी रोक है। तो हमने इन गाइडलाइंस को समझ लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये इतनी ज़रूरी क्यों है? हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए ये क्या मायने रखती हैं? देखिए भजनलाल, गाइडलाइंस सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये हमारे जस्टिस सिस्टम में एक बहुत ज़रूरी बैलेंस बनाने का काम करते हैं। ये न सिर्फ लोगों को झूठे मुकदमों और परेशानी से बचाते हैं, बल्कि सरकार की ताकत और एक आम इंसान के अधिकारों के बीच एक बहुत ज़रूरी संतुलन भी बनाते हैं। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से उस जिम्मेदारी को दिखाती है जो अदालतों पर है। उन्हें इन सिद्धांतों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होता है, ताकि न्याय भी हो और कानूनी प्रक्रिया का कोई गलत इस्तेमाल भी ना कर पाए। हम इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। कोई भी देश कानून व्यवस्था को मजबूत रखने की जरूरत और अपने नागरिकों की आजादी को बचाने की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाता है? भजनलाल, दिशा निर्देश इसी मुश्किल संतुलन को साधने